बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की 2 घंटों की तवील मुलाकात कल से लेकर अब तक शह सुर्खियों में है। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात तयशुदा 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि ईरान इसराइल तनाज़े पर भी बातचीत हुई। मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों को सराहा और कहा कि वो ईरान को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से जानते हैं। ये बयान भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन दूसरी ही जानिब पाकिस्तान को आलमी महाज पर पजीराई मिल रही है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता 6 रोज से जारी कशीदगी ने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। लेकिन अब एक नई पेशरफ सामने आई है। ईरान और यूरोपीय ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुल गया है और इत्तलात ये बताती हैं कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा जुम्मे के रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करेंगे। इस अमल में अमेरिका की खामोश रजामंदी भी शामिल है। सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कशीदगी को कम करने में कामयाब होंगे या फिर सिर्फ वक्ती बंदोबस्त होगा। उधर पाकिस्तान में अदालती महाज पर एक बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें 3 जजेस की अक्सरियत ने कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक है। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया और हिदायत की कि वो जल्द अज जल्द इसका फैसला करें। जब तक फैसला ना हो, सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर ही काम जारी रखेंगे। फैसला बहरहाल 3-2 की अक्सरियत से आया। 2 जजेस ने अख्तलाफ करते हुए कहा कि सदर को अदलिया के अंदर मुदाखलत का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, सौले ज़फ़र साहब, ज़मीर हैदर साहब और जावेद हुसैन साहब साबिक़ सफ़ीर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ वो शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की 2 घंटे से तवील मुलाकात के हवाले से। क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा, क्या कुछ नहीं हुआ होगा, इन 2 घंटों में ये जानना बहुत ज़रूरी है। जावेद हुसैन साहब को सबसे पहले मैं इस सिलसिले में शामिल गुफ्तगू करूँगी। जावेद साहब, मुलाकात तो 2 घंटे की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की वो 4 से 5 सत्रों के अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ जो था वो मानी खेज था। उनकी गुफ्तगू का जो आगाज़ था या जो नुक्ता था उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि आप खुद भी एक साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं, ये बताइएगा ये पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कितनी बड़ी पजीराई रही है। ये एक तो पाकिस्तान के कौमी नुक्ता नज़र से और कौमी नुक्ता नज़र से तो एक बड़ी अच्छी खुशायन डेवलपमेंट थी। इससे ये नज़र आ गया कि जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के मुखालफाना कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हुई और पाकिस्तान की एक दुनिया में वक़्त है, एक मुकाम है जिसको अब ज़्यादा से ज़्यादा माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। और उसको तो ट्रंप साहब ने तो यानी ज़ाती तौर पे बहैसियत सदर अमेरिका के सदर होने की उन्होंने उसका एतराफ़ भी किया है। सो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है तो नज़र ये आता है कि इसमें जो है बायलैटरल इश्यूज़ के अलावा जो सबसे ज़्यादा जिस मसले पे बातचीत हुई है वो ईरान और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो ईरान का न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर हुई है। तो सर जावेद साहब, यहाँ पे मुझे ये लाइन का इस जुमले का इजाफा करने दीजिएगा कि अमरीकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को बहुत अच्छी और दूसरों से बेहतर जानते हैं। इस मुख्तसर से जुमले में वो कहना क्या चाह रहे थे या पैगाम उन्होंने क्या दिया दुनिया को? ये मेरे ख्याल पे जो पैगाम दे रहे थे वो ये है कि पाकिस्तान के और जो ईरान के साथ गहरे तल्लुकात हैं जो पिछली कई दहाइयों से चले आ रहे हैं 47 से, उसकी वजह से दोनों मालिक एक दूसरे को अच्छे जानते और पहचानते हैं और वो जो जान और पहचान है वो दूसरे मालिक को शायद इजीली उनके लिए वो समझना आसान नहीं है। और इसीलिए मेरा ख्याल में ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर साहब से मशवरा किया होगा कि इन हालात में ईरान के न्यूक्लियर इशू को किस तरह से हैंडल किया जाए, दूसरा से ईरान और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों पे साफ ज़ाहिर है कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन है उससे ज़्यादा वो कहीं डेविएट तो नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा तो हमने इस हमले को
जो है कंडेम किया है, इसको इलेजिटिमेट इलीगल करार दिया है। और हमने कहा है कि ये हमला फौरी तौर पे रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, और जो न्यूक्लियर इश्यूज पे इख्तलाफात हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। यकीनन। और यही मेरा ख्याल में इसी किस्म की एडवाइस जो है आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप साहब को दी होगी कि एक तरफ से तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डी एस्केलेट किया जाए ताकि सीज फायर की ठीक, तरफ जाया जा मामला सके, जाए। हाँ जी। और इराक और अमेरिका को इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो इख्तलाफात हैं न्यूक्लियर इशू के ऊपर, खास तौर पे उसमें ये मैं बताना चाहूँगा, जो इख्तलाफ वो ये है कि जहाँ तक तो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने का ताल्लुक है, तो ना तो ईरान वो चाहता है इन द सेंस कि वो एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, तो वो नहीं कर, ये काम नहीं कर सकते। और ये दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, सही। वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। वेपन लेकिन आए, जिस पे हाँ। इख्तलाफ राय है वो ये है, ईरान समझता है कि चूंकि एनपीटी में उसके पास हक है यूरेनियम एनरिचमेंट करने का, ठीक, उसको ये हक उससे नहीं लिया लिया जाए। जा सकता। और अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों का ये डिमांड है कि आप यूरेनियम ठीक है जावेद एनरिचमेंट साहब, इस टॉपिक पर के डिटेल में दस्तबरदार अगले होना है। सेगमेंट में चलकर जरा गुफ्तगू करते हैं। मैं स्पेसिफिकली इसमें ना कल होने वाली यहाँ मुलाकात पर ही गुफ्तगू रखना चाह रही हूँ। साले जफर साहब, मैं कल भी यही बात कर रही थी कि ये दौरा तो बहुत पहले से ही शेड्यूल था पाक भारत जंग के बाद, लेकिन टाइमिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई कि खत्ते में इस वक्त जंग लगी हुई है। लेकिन बहरहाल चूंकि कल भी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से शीरो शक्कर हो रहे थे, आई लव पाकिस्तान के ये 3 अल्फाज पूरी कौम को याद रहेंगे सारी जिंदगी के लिए। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान अमेरिका मिलकर अमनो इस्तेकाम का नया बाब खोलने को तैयार हैं, क्या लगता है आपको? जी, अर्ज ये है जी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये जो दौरा है, इसके बारे में सबसे पहले ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये हुकूमत की रजामंदी से हुआ। और मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये दौरा हुआ है। और इस दौरे की बेपनाह अहमियत है। ये जावेद साहब ठीक कह रहे थे कि ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इंडिया के साथ हमारे जो मामलात हैं, एक तो वो पेश नज़र होंगे। हमारी यकीनी तौर पर तरजीह ये होगी कि इंडिया के साथ जो हमारे मामलात में, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपना किरदार जो है पहले भी अदा कर रहे हैं और इसे ज़्यादा बढ़कर अदा करें। और दूसरा जो एक सूरत हाल इतफाक़ से पैदा हुई हालिया दिनों में, जिसमें इजराइल ने अग्रेशन किया है ईरान पर, उसके बारे में भी यकीनी तौर पर यह बात हुई है। जैसे कि ISPR ने जो अपना नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट में बताया गया है, जो प्रेस रिलीज है, कि उसमें ईरान और इजराइल के दरमियान जो इस वक्त मुनाक़शा चल रहा है उसके बारे में भी उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। यहाँ पर मैं ये वजाहतन अर्ज करना चाहता हूँ कि जब किसी एलामिये में या किसी एलामिये के बारे में, किसी गुफ्तगू के बारे में ये बात आ जाए कि वो उनके दरमियान उसके बारे में गुफ्तगू हुई है, तो और लेकिन उसकी तफसीलात ना बताई जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान कामल इत्तफाक़ राय नहीं है। और कामल इत्तफाक़ राय नहीं भी हो सकता। पाकिस्तान का जो ईरान के खिलाफ इसराइल की जारियत है, उसके बारे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया को पता है, यकीनी तौर पर अमेरिका को भी पता है, हमें भी इल्म है कि अमेरिका की क्या पोजीशन है। लेकिन मैं इस दौरे को इस एतबार से बहुत ही खुश आइंद समझता हूँ कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल की जारियत है उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। और ये नया मोड़ इस मुलाकात के फौरन बाद आया। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू इस मुलाकात से पहले थी और जो उसके बाद हुई है, आप उसके दरमियान एक नुमाया फर्क देखेंगे। कि आप उसके बाद आप ये देखिए यूरोपियन ममालिक जो है वो इसमें आ गए हैं। जफर साहब, मैं इस तरफ भी आती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं उस पर अगेन हमारा एक सेगमेंट है, ब्रेक के बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। मुझे बाकी मेहमानों में बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। ज़मीर हैदर साहब, यकीनी तौर पर तिजारत के एतबार से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता है। और फिर आपको क्या लग रहा है कि मसनूई जहानत से लेकर क्रिप्टो तक ताउन पर इत्तफाक, ये अमेरिका का पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में आपको होते हुए मुआहदे नजर आ रहे हैं, तिजारती ताउन का फरोग और फिर खत्ते की सूरत हाल?
जी देखें, अगर आपको याद हो, जिन दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग कशीदगी पे गई और उसके बाद जंग बंदी हुई, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही थी और उसमें वाज़े तौर पर यही कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम तजारत चाहते हैं, वी वांट ट्रेड, और वो तभी मुमकिन होगी अगर आप दोनों आपस में तनाज़ात ख़त्म करें। और इंडिया ने जब एक एग्रेशन दोबारा दिखाने की कोशिश की तो वाज़े तौर पर फिर एक बाकायदा धमकी आमेज स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया के लिए ये थी कि जनाब अगर आपने तजारत करनी है तो आप ये जो बातें जो कर रहे हैं इसको छोड़ दें। तो ये एक उस वक्त भी मौकफ था, और इस मुलाकात के बाद तो इसमें कोई दो राय नहीं रहती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी तजारत में जो है वो इजाफा किया जाए। और अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई लाइक पाकिस्तानी पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी जबरदस्त अशिया पाकिस्तान बनाता है, और उन्होंने कहा था कि आई वंडर व्हाई डोंट वी हैव मोर ट्रेड विद पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान से भी अशिया लेनी चाहिए। तो ये अब जो क्रिप्टो के ऊपर ताउन है और फिर दीगर मामलात में ताउन जो है वो यकीनन उस अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसमें अब मजीद इजाफा नजर आएगा आपको। अगर यूएस चाहता है कि इस खित्ते में अमन भी रहे तो उसके लिए माशी तरक्की ज्यादा जरूरी है, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में भी। और उसके फरोग के बाद अगर तजारत में फरोग आता है तो माशी तरक्की यकीनन बायलैटरल ट्रेड होगी, और अगर पाकिस्तान भी कोशिश करके ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके अपनी मसनूआत अमेरिका में तो आप ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, और फिर आपकी इंडस्ट्री भी ज्यादा चलेगी, माशी तरक्की आएगी। तो ये एक जो है वो टू एज सोर्ड समझ लें कि एक तो ये कि ये जंग बंदी को कायम रखने में भी मदद देगा, और दूसरा दोनों मुमालिक, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को इस हवाले से एज हासिल है कि जितनी पजीराई डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को दे रहा है शायद किसी और मुल्क को नहीं दे रहा, सही खास तौर पे इंडिया को। और ये और इस उसमें वक्त वहां से पे बहुत लेकर अब तशवीश तक पाई जा रही यकीनी है। तौर अब देखिए पर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस बात को, जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कल की जो जोहराने पे मुलाकात से पहले जो मीडिया से गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इतना ये अप्रिशिएट नहीं किया, आपने स्टोरी फॉलो नहीं की कि आए brokered the ceasefire between पाकिस्तान एंड इंडिया, और ये दोनों बड़ी जी बार हाँ वो इस चीज का जो है वो एतराफ कर चुके हैं। अच्छा, ये जो आपने आखिरी जुमला बोला ना, आई लव पाकिस्तान, और विक्रम मिस्री इसका फिर इसके जी ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें क्योंकि आगे भी मुझे बढ़ना है। अच्छा, इस बात से साहब, मैं जानती हूं कि इस मुलाकात की अहमियत किस हद तक है, लेकिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले चंद एक जुमले में आपकी नज़र करना चाहूँगी कि वो कहते हैं, एक तो अमेरिका के बारे में ये ख्यालात रहे हैं, मेरे सभी पैनलिस्ट से इत्तेफाक रखे हैं, कहते हैं कि अमेरिका के तोड़ी ना दुश्मनी भी चंगी नहीं तो तोड़ी दोस्ती भी चंगी नहीं, ठीक है, अमेरिका के बारे में ये सोच है पाकिस्तानियों की। और दूसरा ये कि सिर्फ अभी जो ज़मीर साहब ने कहा ना आई लव चिकन, अगर कोई शख्स कहता है लव चिकन तो उसको चिकन खाना पसंद है, तो डोनाल्ड ट्रंप का आई लव पाकिस्तान कहना मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप इसको किस तरह से जो है ना डिकोड करेंगे? देखिए, बात ये है कि अमेरिका जो है वो जब उसने पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका कारनामा 10 मई की सुबह देख लिया और दुनिया को सबको मालूम हो गया और हमने दुनिया को शॉक किया जिसको कहते हैं, उसके बाद अमेरिकन को ये तो पता चल गया कि ये दिफाई हवाले से हमारे मरहूने मिन्नत नहीं रहे। तो अब लेकिन पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है जोग्राफिकली भी और दूसरे हवाले से भी, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उसकी एक से है, तो अब वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तौर पे तो एंगेज रखना चाहेंगे। मैं जवेद साहब की और साले जाफर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा के ये बात कह रहा हूँ कि वो अमेरिका पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से एंगेजमेंट में रखना चाहता है। आप देखिए, जो मेडन स्पीच थी ट्रंप की, उसमें उसने सिर्फ एक मुल्क का नाम लेके तारीफ की थी और वो पाकिस्तान था, और जाहिर है कि वो उसका कुछ ना कुछ पस मंज़र था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौरा है इसके नतीजे के अंदर बेसिकली अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज करने और उनके बकौल कि पाकिस्तान पूरा ही चीन की गोद में न जाके बैठ जाए, ये वो वाली भी एक अटेम्प्ट नजर आती है, स्ट्रेटजी भी एक नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर इंडिया को खड़ा किया था, क्वाड 4
उसकी मीटिंग के अंदर आ भी रहे हैं अपना ट्रंप साहब, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उस वक्त पाकिस्तान का भी दौरा करना चाहूँगा कल जब दावत दी गई उनको। तो मेरा मतलब है कि वो ये चाह रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर जिसको उन्होंने खड़ा किया था वो तो पिट गया, हाँ जी। तो जिसके हाथों पिटा है उसके साथ तो तल्लुकात फिर होने चाहिए ना। तो ये है उसका पस मंजर। और बाकी जहां तक बात और है, तय हो गया कि पावर टॉक्स टू पावर ओनली, पावर टॉक्स टू पावर, और खास तौर पे जो जीती हुई ताकत हो उससे तो हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई मिलना चाहता है, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईरान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है, और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल के रोज़ एक अहम मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। यूँ कह लीजिए कि मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा कल यानी कि जुम्मे के रोज़ मुलाकात करेंगे, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी इसमें मौजूद होंगे, जबकि अमरीकी रज़ाबंदी भी शामिल हैं। ज़रा इस सिलसिले में ये रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि जो 6 रोज़ से जारी कशीदगी है, क्या ये वाकई थम जाएगी, या फिर जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते इसराइल की तरफ से हमले और ईरान की तरफ से हमले लगे रहेंगे, और मामला क्या वाकई नतीजा खेज साबित होंगे भी या नहीं होंगे? मुझे ये बताइएगा जावेद हुसैन साहब, सिचुएशन आपको लगता है किसी हद तक थमती हुई नज़र आ रही है कल की होने वाली मुलाकात या फिर मुज़ाकरात के पहले राउंड के बाद? जी, कल के जो मुज़ाकरात जो प्लान हैं उससे एक चीज़ जाहिर हो रही है कि दुनिया के जो अहम ममालिक हैं यूरोप के, और मेरा ख्याल में बिलवास्ता अमेरिका का भी मकसद ये है कि बातचीत के ज़रिए, अल्टीमेटली बातचीत के ज़रिए ईरान के न्यूक्लियर इशू को हल किया जाए। लेकिन जब तक इन मुज़ाकरात को जब भी वो शुरू होते हैं कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, वो इजरायली जो प्रेशर है वो कुछ अरसे के लिए उसको जारी रखा जाएगा, ताकि ईरान की जो बार्गेनिंग पोजीशन है, जो स्टेइंग पोजीशन है, वो वीक हो जाए। अच्छा। हमें ये समझना चाहिए पहले तो कि ईरान इन ममालिक की, मगरबी ममालिक की जो अमेरिका की सरकर्दी में मकासद क्या हैं? 2 मकासद हैं। एक मकसद ये है जो सबसे बड़ा, कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए, नंबर 2, और इस मकसद को हासिल करने के लिए ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और तीसरा जो यानी एक सीक्रेट या कवर्ड या एक मकसद वो ये है कि हो सके तो ईरान की जो रिजीम है वो भी वहाँ पे चेंज हो जाए। लेकिन ये वो उसका उन्होंने डायरेक्टली कभी मुतालबा उन्होंने फ़िलहाल इजराइल ने तो किया है नहीं किया, लेकिन सर जो कल से लेकर अब तक रजा पहलवी की वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, एक तो वीडियो पैगाम, और दूसरा ये कि वो यहूदियों के साथ पाए गए, उनके दरमियान उनकी जो इबादत गाह है वहाँ पर भी, उसके बाद क्या एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है? आपने कहा ना कि बराह रास्त तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब चूंकि रजा पहलवी ने जो बयान दिया है वो तो अपनी जगह एक मायनी अहमियत रखता है, मायने खेज बयान है वो। जी, देखिए, जहाँ तक तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने तो खुल के जो एक दो खिताब किए हैं जो ईरानी लोगों को, और उसमें खुल के उन्होंने कहा कि अपने को बदलें, हाँ जी। और ताकि हमारे इजराइल और ईरान के दरमियान उस किस्म के तल्लुकात हो जाएं जैसे शाह के ज़माने में होते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ये तो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि यूरोपियन ममालिक या खुल के इवन अमेरिका भी सपोर्ट करेगा। हो सकता है उनकी ये ख्वाहिश हो दिल में, लेकिन वो इसका बरमला इज़हार नहीं करेंगे। फिलहाल वो यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की जो इमीडिएट मकासद हैं वो ये है कि ईरान किसी सूरत में न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर ना करे, डेवलप ना करे, और उसको चीज़ को हासिल करने के लिए वो समझते हैं ये ज़रूरी है ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को ना कर सके। हालांकि जो एनपीटी, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसका ईरान सिग्नेटरी है, उसमें ईरान को ये कानूनी हक है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को लो लेवल तक कर सकता है, ताकि पीसफुल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। सही, ठीक है। जब हाँ, पॉइंट आपका आ गया मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ये हक को इस्तेमाल करना, यानी ईरान तो इसरार कर रहा है कि उसके पास ये हक रहना चाहिए, मगरबी ममालिक उसको ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मुझे ये बताएगा रिजवान रज़ी साहब, इसराइल को फेस सेविंग भी मिल जाए, मामलात थोड़े धूल बैठ भी जाए,
कल की मुलाकात जो होने जा रही है, जो मुज़ाकराती दौर का आगाज़ होने जा रहा है, आपको लगता है थोड़ा बहुत फ्रूटफुल साबित होगा? क्योंकि जावेद हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि इसराइल तो चुप नहीं बैठेगा। देखिए, ईरान बहुत टफ नेगोशिएटर है। जिस भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर वो बैठते हैं वो बड़ा टाइम लेते हैं। इसके हवाले से ईरानी भी और चाइनीज़ भी, ये दोनों के साथ जो नेगोशिएशन होती है, तो ये नेगोशिएशन तो वक्त ले सकती है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो इस जंग के प्रेशर डाल के ईरान को से कुछ बातें मनवा सकते हैं, तो ईरान ये जंग सरवाइव कर चुका है। जो ईरान के साथ पहले 18 घंटे और में आज हो सर गया सुबह होने वाले अटैक्स भी जी, उस आज बात सुबह का कि खुली सबूत है। अब ईरान आगे है इस जंग के अंदर, वो ज्यादा नुकसान कर रहा है इसराइल का, और स्ट्रेटजिकली इसराइल का नुकसान होना भी ज्यादा था, क्योंकि वो छोटा सा रकबा है, कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, 2-3 शहर हैं, उनको आप हिट कर लेते हैं तो वो लोग जो हैं वो उसके विक्टिम बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, किसी भी जंग ने ख़त्म तो मुज़ाकरात की टेबल पे ही होना होता है ना। तो मुज़ाकरात की टेबल पे आज आप आ जाएं, आप हफ्ता बाद आ जाएं या 10 दिन बाद आ जाएं। अब ये वेस्ट का इम्तहान है, उनके हिसाब का टेस्ट होगा कि वो इसराइल का कितना डैमेज बर्दाश्त करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसराइल उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। आज की दोपहर का जो हमला है, मैं सॉरी इसराइल कह रहा हूं, ईरान दबाव डाल रहा है। आज का जो दोपहर का ईरान का हमला है उसमें जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। मुझे थोड़ा सा मुख्तसर से यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि ये जब तक नेगोशिएशन चलती रहेंगी, जैसे आपने कहा ना कि ईरान दबाव डाल रहा है, ईरान टेबल पर भी बैठेगा और टफ नेगोशिएटर भी है, ईरान अपने हमले जारी रखेगा? जी बिल्कुल जारी रखेगा, और यही चीज़ उसको जो है वो ज़्यादा बेहतर डील दिलवाएगी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। और वैसे भी वो 60% की एनरिचमेंट पे पहुंचा है, और बम के लिए 90% की एनरिचमेंट जरूरी होती है। और उसकी तमाम फैसिलिटी जो हैं वो IAEA की ज़ेरे निगरानी है, उनके कैमराज हैं, उनके इंस्पेक्टर्स हैं, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के। तो ऐसी सूरत के अंदर ईरान के ऊपर इस तरह के हमले का कोई जवाब ही नहीं बनता था। तो जाहिर है कि इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छी इब्तदा है, और E3 जो हैं, तीनों यूरोप के जो ममालिक हैं, वो कतअन भी अमेरिका की मर्जी के बगैर मुज़ाकरात में एंगेज नहीं कर रहे। ठीक है ज़मीर हैदर साहब, ये 3 ममालिक के जिनके हवाले से अभी रिजवान रज़ीक़ साहब ने बात की, यकीनी तौर पर ये अमेरिका की बैकिंग या उसकी हिमायत के बगैर गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान को सपोर्ट हासिल है रूस की और चाइना की, इन दोनों ताकतों का अगर आप पलड़ा देखें तो आपको क्या लगता है नेगोशिएशन जो टेबल होगी मुज़ाकराती मेज़ पर, वहां पर कौन ज़्यादा किस पर हावी रहेगा? देखें, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, और जिसके यकीनन ये जो नेगोशिएशंस होने जा रही हैं जिसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद होंगे और वो बाकायदा बात कर रहे होंगे, वो अपनी लीडरशिप से हदायत लेकर आए हैं, लेकर जाएंगे और उस पर बात करेंगे। और फिर इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें लीडिंग कंट्रीज़ हैं फ्रांस, जर्मनी और ये ब्रिटेन, तो ये जो नेगोशिएशंस होंगी मुझे लगता है कि ये मानी खेज हो सकती हैं। एक तो इसकी बड़ी वजह यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट का कल की स्टेटमेंट आई हुई है कि इमैनुअल मैक्रॉन की, के रजीम चेंज करने का जो कोशिश की जा रही है ये गलत है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। और ये खास तौर पर वो रजा पहलवी को जवाब दे रहे हैं कि जो इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं, और उन्होंने अगले रोज जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बाईपार्टिजन ग्रुप जो मेंबर्स का है उसको खिताब भी किया, और उसमें उन्होंने वही बातें की कि जी ईरानियन पीपल जो हैं दे डोंट हेट इसराइल, दे डोंट हेट अमेरिका। अब जो ईरानियन सॉइल से जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। जो रजा पहलवी पता नहीं कितने सालों से, अब देख लें 1979 से वो बाहर हैं, और वो अगर बैठकर बाहर बैठकर ये बातें करने, हो सकता है 5% 10% हो सकता है सिस्तान जो सूबा है ईरान का वो है, उसमें शायद थोड़ा सा हो सकता है उनकी फॉलोइंग, लेकिन जनरली अब उन्होंने इसके आगे जाके तो बहुत ज्यादा आगे बात कर दी कि जी ईरानियंस जो हैं वो जो इस वक्त की रजीम है वो क्रिश्चियंस के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, ज्यूज के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं,
और बहाईज जो बहाउल्लाह को फॉलोअर्स हैं, बहाईज उनके खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि इवन मुस्लिम्स के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये जो अब बातचीत होगी, एक तो ये वाज़े तौर पर अगर प्रेसिडेंट मैक्रॉन और फिर रशिया और चाइना भी पहले कह चुके हैं कि इट्स अ फार फेच थॉट इस वक्त के जी आप रजीम चेंज करना जा रहे हैं, जी। और उस टाइम पे जिस वक्त आप उसको फुल फ्लैग जंग में एंगेज कर चुके हैं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस वक्त हो चुका हुआ है कि जनाब आप वहां पर रजीम चेंज करें। अब ये मैसेज पहले ही एक बड़े मुल्क से, यूरोपियन मुल्क से आ चुका हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि अब ईरान उनकी बात भी सुनने को तैयार होगा। देखें तो अच्छा, अगर तो हाँ, ये इन मुल्कों से ये स्टेटमेंट आ चुकी हुई कमेंट जैसे मैं अपनी रहनुमाई के लिए नाज़रीन साहब से भी अक्सर जान लिया करती हूँ, मुझे ये बताएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी, जैसे रजा पहलवी निकल कर सामने आ रहे हैं, उनके बयानात बता रहे हैं, कुछ ईरानियों ने जासूस भी पकड़े, उनको इबरत का निशान भी बनाया। तो ऐसे लोग जो कि वहां पर रजीम चेंज करना चाहते हैं लेकिन इसराइल में पनाह लिए हुए हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो ईरानी लीडरशिप है मौजूदा, उसका निशाना भी बन सकते हैं? देखें, ईरानियन रजीम चेंज नहीं हो सकती, ईरानियन लीडरशिप यकीनन देखें अगर तो कोई हो सकता है, हमला हो सकता है उनको एलिमिनेट करने के लिए, मैं खुदा ना खास्ता तो मैं उस चीज पे तो नहीं बात कर सकता, यू नेवर नो। कोशिश तो उनकी है कि एलिमिनेट की जाए जो इस वक्त की लीडरशिप है, जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ पहले एलिमिनेट किए, फिर सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एलिमिनेट किए, फिर एयर चीफ भी एलिमिनेट किया, तो वो कोशिश तो हो सकती है। और दूसरा देखें, बात यह है कि जहां से रजीम चेंज की आवाज आ रही है, अगर वो लोग खुद इजराइल में बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो आप मुझे एक बात बताएं कि किस तरह ये पॉसिबल होगा। ठीक है, जहां पे आपका मजहब कहता है कि ये जो आपका पॉइंट आ गया, मैं इसी को लेके, जहां पे आपका मजहब भी कहता है इस्लामी ममालिक रिकॉग्नाइज करना इज समथिंग एल्स, लेकिन आप उनको बाकायदा मतलब एक एज ए एंटिटी, एज ए कंट्री, बहुत से इस्लामी ममालिक ने उनको मान लिया हुआ है, रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन देखिए अमेरिका का बैक लेकर अगर वो रजीम चेंज करेगा इजराइल और रजा पहलवी उसको लीड करेंगे, तो दैट आई डोंट सी दैट खाना जंगी की ही सूरत-ए-हाल पैदा होगी। जमीर हसन साहब, पॉइंट आपका आ गया, मैं साले साहब की तरफ आऊंगी। साले साहब, जो पिछली रजीम थी शहंशाह पहलवी की, शहंशाह ईरान की, वो भी अमेरिका की ही इंस्टॉल्ड शुदा थी, आजमाए हुए, धुतकारे हुए लोगों को अमेरिका वापस लाना चाहता है, और ये वही शहंशाह ईरान है कि जिनको अवाम ने जिला वतन किया था, क्योंकि ईरान के लोग उनके तर्ज हुक्मरानी से खुश नहीं थे, और कुछ हवाला ज़मीर हैदर साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में दिया। आज उनका बेटा रजा पहलवी रजीम चेंज करने के जोर पर है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप इसराइल में बैठकर ईरान के रजीम चेंज के हवाले से गुफ्तगू करें? देखिए जी, ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रजा पहलवी जो हैं, ये इनका ईरान के साथ अब तल्लुक क्या रह गया है? ये तो ईरान से निकाले हुए लोगों की औलाद है, और उस शख्स को जब इसका बाप को वहां से निकाला गया था, मेरी उम्र के जो लोग हैं, हमें तो वो मनाजर याद हैं कि पूरा तेहरान लबालब भरा हुआ था जब इनको वहां से निकाला गया, और जब इमाम खुमैनी वहां पे आए, हाँ जी, तो पूरा तेहरान जो था, पूरा तेहरान का शहर मेहराबाद के हवाई अड्डे तक इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थंबिंग नहीं, कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ द ईरानियन नेशन से इन लोगों को वहां से निकाला गया। अब ये दोबारा वहां आना चाहते हैं, ये बादशाहत का दौर वापस लाना चाहती हैं, ये दौर बादशाहतें खत्म करने का दौर है, ये दौर बादशाहतें वापस लाने का दौर नहीं है। फिर उसके अलावा ये है कि 50 साल में, 45 साल में ईरान में इस कदर तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं, उनकी मुआशरत तब्दील हो गई है, उन लोगों का सोचने का अंदाज तब्दील हो गया है। तो ये अगर वापस आते हैं और या वापस इनको लाया जाता है, तो इनको तो ईरान की तहजीब का ही नहीं पता चलेगा कि इस ईरान के लोगों से गुफ्तगू कैसे करनी है। मैं तो हैरत ज़दा था कि रजा शाह पहलवी का जो बेटा है वो पर्शियन जरूर बोल रहा था, लेकिन ये पर्शियन का वो एक्सेंट है जो आज से 50-60 साल पहले वैलिड था। आजकल तो ये पर्शियन का एक्सेंट भी नहीं रहा। मैं तो खुद हैरान था कि ये किस शख्स के बल पर, किस शख्स के कंधों पर बैठकर अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता, मैं नहीं मानता कि ईरान के अवाम
कम से कम इस जारहियत के दबाव में आकर अपनी हुकूमत को, अपने निज़ाम को तब्दील करेंगे, तो साले इसको साहब, खत्म करेंगे। आयतुल्लाह ये ऐसा खamenei साहब के जो नजर नहीं आता। सुप्रीमेसी है, यकीनी तौर पर उसको चैलेंज करना इस वक्त तो इम्पॉसिबल है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त जिस हद तक यूं कह लीजिए कि शिकार है, उसको फेस सेविंग की भी जरूरत है आलमी सतह पर भी। क्या इसराइल में रिजीम चेंज हो सकती है? करने चले तो ये ईरान की थे। मैं ये जो नुक्ता है ना आपने अभी बयान किया है जी, नेतन्याहू की वाला, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नेतन्याहू जिस दिन वजारत उज़्मा से हटेगा उस दिन सीधा वो जेल जाएगा। उसके खिलाफ तो इतने संगीन इल्जामात हैं, उसने करप्शन इस कदर की है कि इसराइल की तारीख में इतना करप्ट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आया। और ये अगर ईरान के ऊपर हमला न करता तो शायद आज जो कनेसेट है, जो इसराइल की पार्लियामेंट है, आज उन्होंने उसको फारग किया होता, वहां नए इलेक्शन का ऐलान हो चुका होता और ये नेतन्याहू किसी इलेक्शन कैंपेन में होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके वो जो एक नागुज़ीर तब्दीली थी, उसका रास्ता रोका है, उसका रास्ता हमवार कर दिया है। जो ईरान की रजीम चेंज करने के जो ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये शक है कि ये अदर वे राउंड खुद के लिए, किसी के लिए गड़े हुए खुद इतने के उसके अंदर, गढ़े के अंदर अब नेतन्याहू खुद गिरने की जो राह है वो हम वार कर चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक फैसला आज सुना दिया है। ये जो फैसला है वो 3 जजों की अक्सरियत के साथ मंजर-ए-आम पर आया। ताहम अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को वापस भिजवा दिया है और हिदायत की है कि वो जल्द अज जल्द इसका फैसला करें। जब तक फैसला ना हो, सरदार सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम जारी रखेंगे। साले जाफर साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। फैसला तो आ गया, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी यही थी लोगों को कि शायद यही फैसला आ गया, अब तो आ गया, अब तो बात की जा सकती है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, इस फैसले के बाद कौन कौन से केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले की जद में आएंगे? गुजारिश ये है जी कि तकरीबन कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें अडियाला जेल के जो मुलजम और मुजरम हैं वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से बाहर हों। उनके तकरीबन सभी मुकदमात अगर अपील की सतह पे नहीं आए तो अभी फिल वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जो अदालत है जिसमें मुजरम या मुलजम को देखकर गुड टू सी यू कहा जाता है, उस तरह का माहौल वापस आ जाए। और उसके लिए जरूरी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का जो फैसला है वो इसके बरक्स फैसला आता। अब वो फैसला उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया तो लामहला अब हमें तवक्को करनी चाहिए कि इंसाफ की बुनियाद पर ये फैसले होंगे। जहां तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज सरदार डोगर का ताल्लुक है, मेरी दानिश में अब पाकिस्तान ने एक मुख्तसर सी बात ऐड करनी दीजिए। आपने कहा ना कि चले उनकी ख्वाहिशात की तो बरक्स फैसला आया, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि जो फैसले आएंगे वो इंसाफ पर मबनी होंगे। मान लिया एक लम्हे के लिए कि इंसाफ पर मबनी फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आईनी जजेस बैठे हैं, फैसला चैलेंज हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जी, मैं अर्ज करना ये चाह रहा था कि जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस हैं, ये मौजूदा जितने जस्टिस साहिबान हैं उनसे सबसे सीनियर हैं जी। और डेफिनेटली आज तो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है जिसकी रूह से ये जस्टिस साहिबान की जो सीनियरिटी है वो भी डिटरमिन होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया गया है, तो मेरा ख्याल हफ्ते अशरे की बात है ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर हो जाएंगे। और उसके बाद इंसाफ के हवाले से वो जो यकतरफा तवक्कुआत थी PTI के लोगों की, तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो अब आपको नक्शबाराब होती नजर आएंगी, इसलिए कि उनके यहाँ तो इंसाफ का वो तस्वर है कि जिसमें फैसला उनकी हिमायत में आए तो वो इंसाफ है, और जो फैसला उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ वो इंसाफ ठीक है। साले जाफर साहब, पॉइंट आपका आ गया। अच्छा, इसमें मैं बड़ा कहते हैं ना कि
मतलब ये नहीं कि हकाइक की बुनियाद पर ये गुफ्तगू करूंगी, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये हर सियासी जमात का मसला है। उनके हक में फैसले आते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं, उनके हक में फैसले नहीं आते उनको बुरे लगने लग जाते हैं। लेकिन एक मुख्तसर सी ये करीब ही की तारीख का हवाला दूंगी ज़मीर हैदर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का मामला हो, वहाँ पे जजेस की सीनियरिटी ऊपर नीचे करनी हो या रातों रात किसी और जज को लगा देना हो, आईनी बेंच की तश्कील का मामला हो, फिर जजेस के इजाफों के हवाले से गुफ्तगू हो, और फिर कहाँ कहाँ से जजेस लाने हैं, किन किन सूबों से लाने हैं, होना कौन सा चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसके बाद कौन सा सीनियर जज कौन सा फैसला, ये इस किस्म के नतीजे ये मानी रखते हैं हमारी मौजूदा सियासत में और मौजूदा अदालती निज़ाम में। देखें, मैं एक तो इस बात से जो है थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि अब जो फैसले आएंगे वो शायद उनके खिलाफ आएंगे, या तो मैं उस पर मतलब कमेंट नहीं कर सकता, ना ही मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि फैसले क्या आएंगे। ये जजेस का मामला है, वो अपने फैसलों से बोलेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इससे पहले कि हम उनके ऊपर कमेंट्री कर दें कि जनाब अब ये जो जज आ गए हैं ये यकीनन पीटीआई को या उस ग्रुप को नहीं पसंद क्योंकि उनके खिलाफ फैसले आएंगे, तो आई कांट प्रेडिक्ट दैट, क्योंकि ये तो अभी आने वाले दिन पता लगेगा। आने वाला वक्त ही दूसरी तय बात ये करेगा है ना, कि तो देखिए बात सवाल वहीं जो पर है आगे जो वो मैंने पहले भी की थी ना, बेसिक कि अगर इंसाफ जैसे अभी वो भी कह रहे थे। बेसिक, अच्छा बोलिए, आप बोलिए, मेरे ख्याल में शायद कोई मसला है वो डिले। देखें, बेसिक क्वेश्चन जो एड्रेस होना चाहिए था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है वो एड्रेस होना चाहिए था कि क्या ये तयनातियाँ ये जो है ये बाकायदा आईनी तौर पर हुई हैं कि नहीं हुई, सदर का इख्तियार है सीनियरिटी के हवाले से कि वो उसको देख सकता है कि नहीं देख सकता। देखिए, ये मेजर ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं जो कि एड्रेस होने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम कि कोई भी जज आ जाए, चाहे वो चीफ जस्टिस आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या जजेस आ जाएं, बात यह है कि तमाम मामला जो हैं वो आइन के मुताबिक अगर होते रहेंगे, आइन के मुताबिक फैसले आते रहेंगे और आइन के हवाले से जो सवाल उठाए जाएंगे उनको एड्रेस किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी खुद ब खुद जो है बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी अभी तक उनके ऊपर जो सवालात उठते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा जजेस साहब बात तो देने वाले फैसलों के बाद यही कहते हैं ना कि ये जो हमने फैसला दिया ये तो आइन और कानून के मुताबिक है। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं जो अभी तक सवालात उठाए जाते हैं जजेस के ऊपर वो भी खत्म हो जाने चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आइन और कानून के तहत सारे मामलात हों और इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके, उनके जो फैसले हों उनके ऊपर कोई मतलब ये उनके करैक्टर के हवाले से या उनके फैसले के हवाले से कोई उंगली भी ना उठा सके, तो वो एक आइडियल माहौल होना चाहिए। आई डोंट केयर कि कौन जज होगा, कौन चीफ जस्टिस होगा, मतलब मेरे लिए सब बायसे इज्जत हैं और उनके फैसले बोलने चाहिए, फैसले बोलने चाहिए। ये एक सिंपल सी सबमिशन है। ज़मीर साहब, पॉइंट आपका आ गया, एक सवाल लेके आगे बढ़ने दीजिए। और जिस तरीके से आपने कहा ना कि जजेस के फैसले बोला करते हैं, लेकिन जब हुकूमत को किसी एक जज के फैसले इतने पसंद आना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो उनकी मुद्दत भी बढ़ा दिया करते हैं, उसमें तौसीह कर दिया करते हैं रज़ी साहब? देखिए, इस हवाले से मैं कुछ कहने के बगैर नहीं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह की अदलिया के अंदर मुदाखलतें होती रही हैं। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज साहब के ख़िलाफ़ फैसला आता है, दूसरे जज साहब खुद ब खुद रिज़ाइन दे के घर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए उन मोहतरम जजेस साहिबान को अदलिया के अंदर लाया गया था, अब वो काम उनसे कराया जाना मकसूद नहीं है, ठीक है, और वो इस पे इसरार कर रहे थे कि हम तो वही काम करेंगे जिसके लिए लाए गए थे, लिहाजा वो सिस्टम में से बाहर निकाल दिए गए। एक तो ये बात है। अदारे को अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए, उससे अपनी जिसे कहना चाहिए बैकबोन दिखानी चाहिए, ठीक है। वो इस तरह अदालतें फैसले देती हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जब तक हमारी जुडिशरी और ख़ास तौर पे हायर जुडिशरी के अंदर इंडक्शन जो है, जो भर्ती है, उसका अमल शफाफ नहीं होगा। अब ये कहाँ पे लिखा है कि अटॉर्नी जनरल का पुत्र अटॉर्नी जनरल बनेगा, एडवोकेट जनरल का पुत्र एडवोकेट जनरल बनेगा, और हाई कोर्ट के जज का पुत्र जो है ना हाई कोर्ट बनेगा, हाई कोर्ट का जज बनेगा। और अगर हाई कोर्ट, और चूंकि अब्बा जी सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और मुझे हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा गया,
अब मैं जनाब हुकूमत की ऐसी तैसी फेर के रख दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये कोई आसमानी सहीफा, जब जर्नैल का पुत्र जर्नैल नहीं बनता, जब चीफ सेक्रेटरी का पुत्र चीफ सेक्रेटरी नहीं बनता, और साले जाफर साहब जब जर्नलिस्ट का पुत्र जर्नलिस्ट नहीं बनता, तो ये कोई फटा लिखवा के लाए हुए हैं कि जज के पुत्र ने जज ही बनना है, अगर आप उसने ये कहना जुडिशरी चाह का रहे हैं हिस्सा इस बनना तरह है। से इदारे जो हैं वो अपना मेरा वकार बहाल ख्याल, करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अदारे का वकार तब बहाल होगा जब अदारे के अंदर इंडक्शन का प्रोसेस शफाफ होगा। हम आज से शुरू कर लें तो हमारी आइंदा नस्ल को एक अच्छी, मजबूत, ट्रांसपेरेंट और अनकंट्रोवर्शियल जुडिशरी मिल जाएगी। वरना ये इस तरह के सवालात उठते रहेंगे जब सर, तक। कंट्रोवर्शियल जो ज्यूरी है इसके तो फैसले भी तो कंट्रोवर्शियल ही होते हैं ना। अच्छा, इसको मैं नहीं, ये नहीं कह एक फरीक के लिए, मैं एक लम्हे के लिए एक सिर्फ ये फरीक के कहना लिए चाह रही हूँ controversial होता कि है वो जब फैसला। हमारे यहाँ फैसले तनासुब के साथ आते हैं ना, तब भी माइंडसेट चेंज हो जाते हैं। देखें, अब मेरी मर्जी, आप 3 वालों का मान लें, मैं 2 वालों का मान लूं, जी, मैं 3 बिल्कुल। वालों का मान लूं, तो वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई ना। नहीं, या तो फिर फैसले मतलब उसी देखिए, अदालत आपको या मुझे खुश करने के लिए लिए नहीं तो बैठी है। यकीनी तौर पर ठीक है, अदालत ने कानून और आइन के सामने रख के उन्होंने फैसला देना है। ठीक है। और हमें ये बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जज हम साहिबान मानते जो कहाँ हैं, हैं? हम मानते कहाँ हैं? मैं हम मेरी मानते बात तो कहाँ सुन हैं? ले, आइन और हमारे अदालत जज और कानून साहब के जो हैं, फैसले। हमारे जज साहिबान जो हैं वो अपना काम करें, वो डैम ना बनाने चल पड़े, ठीक है। वो दरख्त ना लगवाने पर चल पड़े, वो अपना कराची में काम नजायज ये तो कर तजावजात सकते हैं कि जो फैसले दे दिए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवा लें। जी, अमल बिल्कुल। दरामद अगर नहीं होता तो भाई उन्हें तौहीन अदालत लगाएं और बुलाएं जो अमल दरामद नहीं करते। एनीवे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।